माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो ऑल आर गुड एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ टू। सब ध्यान रख रहे हैं, अपना पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से, क्योंकि अभी फिलहाल हमारी केमिस्ट्री में बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे पढ़ाने में मज़ा आ रहा है। होप सो आपको पढ़ने में भी मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि 11th की केमिस्ट्री जितनी आसान है उतनी ही इम्पॉर्टेंट भी है। आप थोड़ा सा पढ़ोगे ना, अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आता, आप ऐसा करो, पहले 9th की बुक्स उठाओ, ठीक है। 9th की बुक में हमारी केमिस्ट्री में सिर्फ 4 चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर सॉरी, ठीक है। इसमें से 2 चैप्टर तो बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है, तो 3 चैप्टर्स रह जाते हैं। आप उन्हें एक दिन में पढ़ सकते हो। आप पहले वहाँ से अपना बेस क्लियर करो और फिर इन वीडियोज़ को देखो, तो शायद ही कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपको समझ में ना आए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो हमारा चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि एटम कैसा होता है, किससे मिलकर बनता है। हमने हमारी प्रीवियस क्लासेस में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। मैंने आपको कैनाल रेज, कैथोड रेज, एनोड रेज की डिस्कवरी के बारे में बताया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में बताया, उनके चार्ज क्या होता है, मास क्या होता है, ठीक है। ये सब मैंने आपको बताया है। मैंने आपको कुछ मॉडल्स भी बताए थे इसके, हमारे एटम के, जो अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए थे। जैसे कि जो फर्स्ट मॉडल था केक पुडिंग मॉडल बाय जे थॉमसन। जे थॉमसन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कौन सा मॉडल दिया था? पुडिंग केक मॉडल, पुडिंग केक मॉडल किसने दिया था? ये साइंटिस्ट जे थॉमसन ने दिया था। इसके मैंने आपको ड्रॉबैक्स भी बताए थे और इसलिए ये मॉडल फेल हो गया था। सो नाउ जो हमारा नेक्स्ट आया था वो कौन सा आया था? हमारा कौन सा आया था स्टूडेंट्स? रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये जो स्कैटर हो रहे थे, शायद लाइन जो डिफ्लेक्ट हो रही थी इस तरह से, कोई इस तरह से, ठीक है ना, कुछ कोई ऐसी हो रही थी। तो ये जो रेज रिफ्लेक्ट हो रही थी, इन डिफ्लेक्टेड रेज में कौन से पार्टिकल्स पाए जा रहे थे? अल्फा पार्टिकल्स पाए जा रहे थे, ठीक है। ये हमने किया था किसमें? रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। होप सो आप लोगों ने वीडियो देखी होगी और आपको याद भी होगा, ठीक है। सो नाउ वी हैव डिस्कस्ड फर्दर मोर डिटेल्स ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, हिज पोस्टुलेट्स। First of all, we discussed about the postulates of Rutherford model. After that, drawbacks. Drawbacks मतलब उसकी कमियाँ। इतने कमी नहीं होगी, इतने सुधार कैसे होगा इनका? इसका मतलब ये मॉडल भी फेल हो गया था, है ना। ये बिल्कुल एक्यूरेट मॉडल नहीं है, क्योंकि इसमें कमियाँ हैं। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मॉडल आया वो हमारा साइंटिस्ट किसने दिया था? बोर्स ने, साइंटिस्ट नील बोर। बोर्स एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडल किसने दिया था? वो साइंटिस्ट बोर ने दिया था। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें रदरफोर्ड के पोस्टुलेट्स डिस्कस करने हैं। आफ्टर दैट हमें इसके ड्रॉबैक्स को भी डिस्कस करना है। क्लियर है? हाँ स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है, आप लोग पूछिए ना। जैसे आप लोग मुझसे मई में, जून में अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते थे, पूछते थे, ऐसे आप अभी भी नॉर्मली पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स भी आप वही हो, टीचर भी मैं वही हूँ, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? आप लोग हेजिटेट कहाँ पे हो रहे हो? या बस तभी नया नया शौक था पढ़ने का, बंद कर दिया पढ़ना? आप लोग रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हो। चलिए हम ये डिस्कस करते हैं। आप पहले कुछ पॉइंट्स लीजिए जो हमें डिस्कस करने हैं। हो गया? तो चलिए मैं सबसे पहले रदरफोर्ड मॉडल के पोस्टुलेट बताती हूँ आपको कि इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला था इस एक्सपेरिमेंट से। एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस सराउंडेड बाय सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन और मूविंग अराउंड न्यूक्लियस। देखिए पोस्टुलेट बताने से पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि हमें पता लग जाए कि कहना क्या चाह रहे हैं। आई नो ये एक्यूरेट सर्कल नहीं है, बट आप सपोज कर सकते हैं कि एक राउंड सर्कल है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? हमारा न्यूक्लियस होता है सेंटर में, ठीक है। न्यूक्लियस के सेंटर में क्या पाया जाता है? हमारा प्रोटॉन, दैट इज पॉजिटिव चार्ज,
ठीक है, पॉजिटिव चार्ज डिनोट्स अवर प्रोटॉन एंड these are the electrons. Okay, so naming करते हैं हम. This one is our atom. This one is our nucleus. Electrons of system. ओके, ये क्या है हमारा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम. ओके, ये रदरफोर्ड मॉडल हमारा है किसका, एटम का. तो आप इसको ड्रॉ करिए. चलिए अब हम इनके क्या देखते हैं, पोस्टुलेट देखते हैं. साइंटिस्ट ने क्या कहा था, एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस सराउंडेड बाय सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस. देखिए साइंटिस्ट ने क्या कहा था कि जो एटम होता है, ठीक है, एटम के सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होती है जो चारों तरफ से सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन से घिरी हुई रहती है, सराउंडेड बाय द सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं. ठीक है, क्या करते हैं, चारों तरफ इसके सराउंड्स द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय कोलम्बिक फोर्स. जो ये न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ पे टिके हुए कैसे हैं, ऐसा तो हो सकता है कि न्यूक्लियस यहाँ भाग जाए, ये न्यूक्लियस यहाँ भाग जाए, वैसा पॉसिबल नहीं होता. बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको लिख लीजिए हाईलाइट करके एक्सेस के साथ. न्यूक्लियस and electrons are held together by Coulombic force. एक कोलम्बिक फोर्स होता है जो इन्हें हेल्ड करके रखता है, बाय कोलम्बिक फोर्स. ठीक है, ये एक फोर्स होता है जो इन्हें बांध के रखता है. ओके, तो इसलिए ये इसके चारों ओर घिरे रहते हैं. The effective volume of nucleus is extremely small as compared to effective volume of atom. देखिए एटम कितना बड़ा है और एटम इससे भी बड़ा हो सकता है, और उस एटम के अंदर छोटी सी न्यूक्लियस, ये तो मैंने फिर भी बहुत बड़ी बना दी है, वरना इतनी सी न्यूक्लियस होती है. ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है, जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम होता है वो एटम के वॉल्यूम के कंपेयर में बहुत बहुत कम होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल. ठीक है, the volume of atom is extremely large as compared to the volume of nucleus. Okay, the next is almost the entire mass of the atom is concentrated in the nucleus. Sorry, एक एटम का जितना भी मास होता है, एक एटम का जितना भी मास होता है वो सारा कहाँ पे कंसंट्रेट करता है, न्यूक्लियस पे, एटम के सेंटर में कंसंट्रेट करता है. ओवरऑल जितना भी मास होता है किसका, एक एटम का. ठीक है, और एक एटम का साइज कितना होता है, द साइज ऑफ एटम इज साइज ऑफ एटम इज 10 to the power -14 to 10 to the power -15. ठीक है, इतना तो क्या होता है, यहाँ पे साइज होता है किसका, एटम का. ये तो थे किसके पोस्टुलेट, रदरफोर्ड के पोस्टुलेट थे. कितने पोस्टुलेट्स थे, 4. द फर्स्ट वन अबाउट द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, द सेकंड वन व्हाई दे आर हेल्ड टुगेदर, द थर्ड अबाउट द वॉल्यूम, एंड फोर्थ अबाउट द एंटायर मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड ऑन द न्यूक्लियस. ठीक है, क्लियर है इतना. तो ये थे रदरफोर्ड के पोस्टुलेट. आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस द ड्रॉबैक्स. सो सबसे पहले आप ये पॉइंट्स लिख लीजिए जो लिखे हुए हैं. हो गया ये. चलिए अब हम ड्रॉबैक्स देख लेते हैं, ड्रॉबैक्स क्या है.
देयर आर सम ड्रॉबैक्स। द फर्स्ट वन स्टेबिलिटी। इन्होंने स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया था कि एक एटम कब स्टेबल होगा, कब स्टेबल नहीं होगा, क्या रीज़न होगा उसकी स्टेबिलिटी का, क्या रीज़न नहीं होगा। ओके, ये आपको ये हमें हमारे फर्दर वीडियो में सॉरी आगे में देखना है। सो स्टूडेंट्स लेट्स डिस्कस द ड्रॉबैक्स। देखिए अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल साइंटिस्ट ने इनमें कमियाँ निकाली थी। उन्होंने क्या कहा था, देन एनी चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व अराउंड द सर्कल देन इट ऑलवेज एमिट द एनर्जी। एंड देखिए इन्होंने क्या कहा था साइंटिस्ट रदरफोर्ड ने, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसे घूमते रहते हैं इन अ कॉइल फॉर्म। ठीक है, वो न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसे घूमते रहते हैं। ये लोअर एनर्जी लेवल से होता है, ये लोअर एनर्जी, ये उससे ज़्यादा, ये उससे ज़्यादा। ठीक है, तो जब उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी तो वो इस लेवल में होगा, जैसे ही एनर्जी कम होगी वो इसमें आ जाएगा, और फिर जब एनर्जी और कम हो जाएगी तो वो इस लेवल में आ जाएगा, और कम होने के बाद इसमें। ऐसा साइंटिस्ट रदरफोर्ड ने कहा था। तो फिर मैक्सवेल ने इसमें फॉल्ट निकाला कि अगर ऐसा है तो एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर हमने एनर्जी और कम की तो जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने न्यूक्लियस में ही गिर जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर कोई स्टेबिलिटी है ही नहीं, वो तो कंटिन्यूसली पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, कोई फिक्स पोजीशन है ही नहीं यहाँ पे। एक तरह से कोई लिमिट है ही नहीं कि हाँ बस इतना ज़्यादा या इतना कम। और एक टाइम जब एनर्जी बिल्कुल कम हो जाएगी वो आके रिवॉल्व होकर न्यूक्लियस के अंदर आके ड्रॉप हो जाएगा, गिर जाएगा, और ऐसा पॉसिबल नहीं होता। एंड आफ्टर सम टाइम इट फॉल्स इनटू द सर्कल। Therefore, electron is also a charged particles. That's why it should be fall into the nucleus during revolution, but it did not fall into the nucleus. Why not? Rutherford could not देखिए, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये चार्ज पार्टिकल है, चारों ओर रिवॉल्व करता है, इसके घूमता है, तो ये गिर सकता है, ये गिर सकता है, बट ये गिरता नहीं है। ऐसा क्यों? ठीक है, साइंटिस्ट रदरफोर्ड ने कहा था ये गिर सकता है क्योंकि ये भी चार्ज पार्टिकल है। लेकिन फिर मैक्सवेल ने पूछा तो अगर ये गिर सकता है तो फिर ये गिरता क्यों नहीं है? और इस चीज़ को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, इस चीज़ को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इसीलिए रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो क्या हो गया था, फेल हो गया था। क्लियर है बेटा? चलिए, ये था इसका ड्रॉबैक। अब हम आगे डिस्कस करते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है ना, कौन सा मॉडल? बोर्स एटॉमिक मॉडल अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए मैं आपको मतलब ये समझाती हूँ, बुकिश लैंग्वेज को छोड़ो। सेम भाई हमारे पास क्या है, एटम है, इसमें सेंटर में न्यूक्लियस लोकेट होती है। साइंटिस्ट बोर्ड ने क्या कहा था कि सेंटर में निन्यूक्लियस होती है जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स किसमें रिवॉल्व करते हैं, एक कंसनट्रेट सेल होती है, कंसनट्रेट सेल होती है, जैसे कि दिस वन इस तरह से सेल होती है, मतलब ये पूरी राउंड होती है। आई तो मेरा सर्कल प्रॉपर नहीं बन रहे हैं, बट मैं आपको बस एक आइडिया दे रही हूँ। ठीक है, U2 सेंटर में होगा इस तरह से। ये हमारी K शेल होती है, दिस वन इज K, दिस वन इज L, दिस वन इज M। ठीक है, एक और लीजिए ये हमारी N शेल होती है। तो ये बाहर क्या होता है हमारा एटम। ठीक है, ये बाहर एटम होता है, इसके अंदर शेल्स होती है और ये शेल्स फिक्स होती हैं, हमेशा इसी सीरीज में होंगी अकॉर्डिंग टू एनर्जी है। लोअर एनर्जी सबसे अंदर आएगी, उससे ज़्यादा एनर्जी सबसे बाहर आएगी, उससे ज़्यादा एनर्जी और बाहर आएगी, और हायर एनर्जी सबसे बाहर आएगी। ठीक है, तो ये शेल्स होती हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन्स फिक्स होते हैं। जैसे के में कितने शेल होते हैं, 2, 8, 18, आगे इसमें वो भी होती है और 3 शेल्स होती है, इसमें कितना होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32। अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने क्लास 10 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया होगा, उसमें कैसे था ना, पहले 2 कंप्लीट करने होते हैं या फिर 8 कंप्लीट करने होते हैं, देन 18, वो यहाँ से आया है क्योंकि इनर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, आफ्टर दैट 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर 8 होते हैं, फिर 18, इतने तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो साइंटिस्ट बोर्ड ने क्या कहा था कि
कि ठीक है, जब हम एटम को एनर्जी देते हैं तो वो हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं? हायर एनर्जी स्टेट में, लेकिन एक फिक्स्ड हायर एनर्जी स्टेट में। जैसे ये वाला एटम, सपोज करें ये इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन, इसकी लिमिट है, ये या तो यहाँ से यहाँ जा सकता है या फिर बस यहाँ जा सकता है। इससे ऊपर में जो शेल्स होंगी O, P, Q, उनमें ये नहीं जा सकता, ठीक है, वो इसके आउट ऑफ रेंज है। और ऐसे ही जब इसकी एनर्जी कम कर देंगे तो इसकी एक लिमिट है, इसी पे तो यहाँ तक आ सकता है या यहाँ तक, इससे नीचे नहीं आएगा क्योंकि वो भी इसके आउट ऑफ रेंज में आता है। तो जब एनर्जी फिक्स होती है उसको बोलते हैं कंसंट्रेट शेल्स। ये क्या होती है? शेल्स है हमारी ये। ओके, ये किसने कहा था? साइंटिस्ट बोर ने कहा था। ठीक है, नील्स बोर ने थ्योरी दी थी, मॉडल दिया था, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था? इन एन एटम द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन डेफिनेट सर्कुलर पाथ। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं, बट एक फिक्स पाथ में। और उन फिक्स पाथ को क्या कहते हैं? ऑर्बिट्स कहते हैं। ये फिर क्या होती है? हमारी ऑर्बिट्स, ठीक है, क्या होती है? ऑर्बिट्स होती है। एनर्जी ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद डेफिनेट manner, sorry, energy orbit is associated with definite manner, so these orbits are also known as energy levels। ये जितने भी ऑर्बिट्स होते हैं इनके पास एनर्जी होती है। जितने भी ऑर्बिट्स हैं क्या होते हैं? उनके पास एनर्जी होती है, इसलिए हम इनको एनर्जी लेवल्स और एनर्जी शेल्स भी कहते हैं। या फिर इन्हें डिनोट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, k इज इक्वल टू 1, ठीक है, इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं। क्लियर है? एज लॉन्ग एज एन इलेक्ट्रॉन रिमेन इन एनी पर्टिकुलर शेल इट डजंट एमिट एनर्जी। इतने एक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर शेल में है, ये ना कोई एनर्जी गेन करेगा ना लॉस करेगा, ठीक है। इतने एक पर्टिकुलर शेल में है, इतने ना कोई एनर्जी लॉस कर सकता है और ना ही गेन कर सकता है। ओके, ये था हमारा किसका पोस्टुलेट? बोर्स एटॉमिक मॉडल का पोस्टुलेट ये था हमारा, ठीक है। अब आगे हमें इसके बारे में क्या करना है? ये जो इसके एलिमेंट पड़ा है इनका ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन से कैसे रिलेट है, कैसे होता है, ये हमें आगे देखना है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट दिस एंड राइट द पॉइंट्स विच आई टोल्ड यू, ओके, ताकि आप उसको भूलो ना। तो उसको राइट डाउन कीजिए। देखिए, हमें कैसे पता लगेगा किसी में भी एनर्जी लेवल कितना है? अगर हमें फाइंड आउट करना है दो एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस कितना है, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज ये हायर एनर्जी है, इसको डिनोट करेंगे E2 से, इसको E1 से। अब हमें इन दोनों के बीच का क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिफरेंस। तो हम क्या करेंगे? डेल, ये डेल का सिंबल होता है, ओके, हमेशा याद रखना है इसका सिंबल होता है डेल। डेल मतलब चेंज इन या डिफरेंस का, डी से डेल और डी से डिफरेंस। तो डिफरेंस इन एनर्जी इज फाइंड आउट बाय E2 माइनस E1, ठीक है। हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ हमें पता लग जाएगा दो एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस कितना है और कितनी एनर्जी हमें देनी है अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जंप कराना है। क्लियर है? ये हमारा इसका पोस्टुलेट है बोर्स मॉडल का। देखिए यहाँ पे इसको डेल E को, ये हमारा एक फिजिक्स का डेफिनेशन है, डेल E इज इक्वल टू एच म्यू। एच हमारा यहाँ पे क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है हमारी? 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल पर सेकेंड। ओके, ये किसकी वैल्यू होती है? हमारी प्लैंक्स कांस्टेंट। और ये क्या होती है? हमारी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है। क्लियर है बेटा? तो ये था हमारा बोर्स एटॉमिक मॉडल, इसको ध्यान से समझना। और फिर हम हमारी नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, कैसे की एलिमेंट शेल्स आई है, कैसे हमें 2, 8, 18, 32 पढ़ना है। और स्टूडेंट्स उससे पहले आपको सारे एलिमेंट्स लर्न होने चाहिए। 30 तक 10 में लर्न किए नहीं किए आई डोंट नो, ऐसे तो 10th में याद होने ही चाहिए 30 तक, बट अगर नहीं याद किए तो 30 तक भी लर्न करो। और इवन मैं आपको 118 एलिमेंट्स लर्न कराऊंगी और वो हर बच्चे को याद होने चाहिए, 118 के 118 एलिमेंट्स। ओके, क्लियर है?
तो आज हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप स्टडी करते रहिए, ठीक है।